अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना हो तो बेसिक आइडिया क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी PQ है और हमें डायमेंशन लिखनी है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में स्प्लिट कर देना है, स्प्लिटिंग करते जाना है जब तक कि फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटीज ना मिल जाए। और फिर इसके बाद क्या करें? आफ्टर इट इंट्रोड्यूस पावर ओवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसमें कितने बार आई, कितने बार यानी टाइम्स को पावर में लिख दो। आफ्टर इट इंट्रोड्यूस पावर ओवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और यही जो पावर है वही डायमेंशन होगी, यही पावर कॉल्ड डायमेंशन। ये ओरिजिनल तरीका है, ये एक ऐसा वे है जो आपका बेसिक है, ठीक है। जैसे इस बेसिक फंडे से एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं और उसकी डायमेंशन भी निकालते हैं। जैसे हमारे पास में है इम्पल्स, तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। अब आप देखो कि टाइम फंडामेंटल है, हाँ फंडामेंटल है, टाइम को तो हमें ही चेंज करना है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है, तो फोर्स को स्प्लिट कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए स्प्लिट करने के बाद ये भी फंडामेंटल है और ये भी फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन को भी स्प्लिट कर दो। एक्सेलरेशन में आता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज और साथ में ये टाइम, तो टाइम से टाइम तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका मास और अब रह गया वेलोसिटी। डेल्टा भी मतलब वेलोसिटी चेंज आप कह सकते हो। तो अब फिर एक बार देखो कि स्प्लिटिंग करते हुए मास तो फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी को ब्रेक कर दो, मास और वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ द लेंथ, ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने का जो बेसिक है वो बोर्ड पर लिखा है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है मुझे उसकी डायमेंशन लिखनी है। तो तरीका क्या होता है कि अपनी नॉलेज का यूज करो और उस फिजिकल क्वांटिटी को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म विद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिराइव्ड फैमिली की हैं। जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब किससे मिलकर के बनी होती हैं? फंडामेंटल से। तो इसलिए जब स्प्लिट करेंगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में स्प्लिट कर दीजिए। जब स्प्लिटिंग हो जाए उसके बाद क्या करिए? आफ्टर इट इंट्रोड्यूस पावर ओवर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्प्लिटिंग करने के बाद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर लगा दीजिए। वो जो पावर लगाओगे वही डायमेंशन है। जैसे यहाँ पर हमने इम्पल्स वाला एग्जाम्पल लिया, तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। टाइम हमारा फंडामेंटल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फोर्स फंडामेंटल नहीं था, तो फोर्स को ब्रेक किया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका फंडामेंटल है, टाइम आपका फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम तो पता ही होते हैं, वो 7 जो नाम आते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्सेलरेशन उस लिस्ट में तो है नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। और आगे चलते जब तक हमें सब फंडामेंटल नहीं मिल जाएंगे तब तक स्प्लिटिंग जो है करते चलेंगे।
मास को रखकर, टाइम को रखकर। एक्सेलरेशन में आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारा फंडामेंटल है बट वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी को फिर ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ है और ये फंडामेंटल है। टाइम आपका फंडामेंटल है, मास आपका फंडामेंटल है। इंपल्स वाली फिजिकल क्वांटिटी स्प्लिट होकर के फंडामेंटल में आ चुकी है। अब बारी है पावर लगाने की। तो मास के लिए सिंबल लेते हैं कैपिटल है, कितने बार है, 1 बार है। डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, क्या सिंबल होता है, कैपिटल है, कितने बार है, 1 बार है। टाइम अपॉन में है तो टाइम के लिए कैपिटल टी कितने बार है, 1 बार है। इसको थोड़ा इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इन 1 ब्रैकेट। ये जो निकल के आया ये डायमेंशन है इंपल्स की। पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि जरा सा इसको रीड करके बताइए, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज 1 पावर ओवर मास, 1 पावर ओवर लेंथ, -1 पावर ओवर टाइम। ऐसे पढ़ेंगे। ये बेसिक फंडा है किसी भी डायमेंशंस को लिखने का, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट। आपका जो ये बेसिक फंडा है वो टाइम टेकिंग होता है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ डायमेंशंस याद कर लें। तो ये तरीका हो गया आपका बेसिक, स्प्लिटिंग करते जाइए और लास्ट में जाकर के पावर लगा दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है, आप उसको जो है शॉर्टकट भी कह सकते हो, शॉर्टकट मेथड। और जनरली हम सब लोग शॉर्टकट मेथड पे ही चलेंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या करता है, कहता है लर्न सम बेसिक डायमेंशंस, बेसिक डायमेंशंस and use them for determining other dimensions, तो कुछ बेसिक डायमेंशंस आप जो है याद कर लो। तो क्वेश्चन आया कि ये बेसिक डायमेंशंस में हम कितने लोगों को याद कर लें। देखो स्पीड की डायमेंशन याद कर लो। स्पीड की जो डायमेंशन होती है वही वेलोसिटी की भी होती है, और क्या होती है, l की पावर 1 t की पावर -1। 1 पावर अंडरस्टूड होता है। और बेसिक डायमेंशन में किसको याद कर लें, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो lt-2 होती है, ये याद कर लें। और किसकी डायमेंशन याद कर लें, फोर्स की याद कर लें। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। और किसकी डायमेंशन याद कर लें, एनर्जी की डायमेंशन याद कर लें। अब वो एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी टर्म है, लेकिन एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर वो कहता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब बदल गया। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी की जो डायमेंशंस होती है वो वर्क के ही बराबर होती है, और ये डायमेंशन टॉर्क के बराबर भी होती है, और ये होता है mm²t-2। ऐसे ही एक तो लिस्ट में नाम और आगे आएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर में ट्यून होते जाते हैं तो कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको याद रहती हैं, और उन्हीं की हेल्प से अदर डायमेंशंस को डिटरमाइन कर लो। जैसे अगर हम अपने शॉर्टकट मेथड से इंपल्स की डायमेंशन निकालें, तो इंपल्स की डायमेंशन हो जाएगी, देखो, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन याद है mlt-2, और टाइम की डायमेंशन हम जानते हैं फंडामेंटल है कैपिटल टी। क्या निकल के आ गया, mlt-1। भाई यहाँ पर t पर जो है -2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, ओवरऑल क्या मिलेगा, mlt-1। ठीक है, तो ये बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है,
जब कभी भी हमारा डायमेंशन वाला क्वेश्चन फंसेगा, जैसे अगर कोई डायमेंशन का क्वेश्चन फंस गया शॉर्टकट मेथड से, हमें तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें कुछ बेसिक्स याद होंगे। तो अगर कभी जो है ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत ऑड और टिपिकल सिचुएशंस, कि हम शॉर्टकट मेथड पे नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर एक ही रास्ता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्प्लिट करते जाएंगे फंडामेंटल्स में, उसके बाद में फंडामेंटल्स पे पावर लगा देंगे। अब जैसे इस डायमेंशन को पढ़ने का जो तरीका है वो ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, क्लियर ये बात, पक्का? कोई दिक्कत है इसमें बताओ? जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अभी आप 11th में हो और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, कुछ ऐसी जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, रेनॉल्ड नंबर पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट नहीं पता, तो जिनके बारे में आप नहीं जानते होगे वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं, तो ये जो प्लांक कांस्टेंट है उसको हम h से लिखते हैं। आप इसकी डायमेंशन क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? इसकी वजह ये है कि आप इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो प्लांक कांस्टेंट है ये फिजिक्स के किस फार्मूले में मिलता है। हमने कहा कि भाई प्लांक कांस्टेंट जो है वो एक फार्मूला होता है E बराबर h न्यू। लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा वो जो टिपिकल टास्क था वो अपने आप क्या हो जाएगा, सिंपल होता चला जाएगा। पहला हमने आपसे कहा कि मुझे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि प्लांक कांस्टेंट तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। फिर हमने कहा कि जानते हैं प्लांक कांस्टेंट फिजिक्स के एक फार्मूले में आता है, चलो मैंने कहा कि मैं आपको उसके फार्मूले के बारे में बताता हूँ। तो मैंने कहा कि फार्मूला होता है E बराबर h न्यू, ये जो सिंबल है आपका ये न्यू होता है और इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। स्पेशली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, लाइट वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल यूज करते हैं। h जो है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, E यहाँ पर एनर्जी। तो अब जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा फिजिक्स के फार्मूले में E बराबर h न्यू में h प्लांक कांस्टेंट है, B क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी की डायमेंशन आपको याद है क्या है, m L स्क्वायर T माइनस 2 और h की डायमेंशन चाहिए, न्यू माने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। तो टाइम यानी कि टाइम की पावर क्या, -1। फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 1 अपॉन टाइम और टाइम की डायमेंशन होगी t, ऊपर जाएगा तो ये t की पावर -1, यहाँ पर आ गया t की पावर -1। देखो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ गया वैसे वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आसान हो गया। यहाँ से h की डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 1। h की डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर, और ये पावर वगैरह सॉल्व करना कोई नया काम नहीं है आपके लिए, सॉल्व करेंगे तो क्या इतना है, -1। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी हो गई, 1 पावर मास पर, 2 पावर लेंथ पर और -1 पावर टाइम पर। लेकिन जब आपने इसको शुरू में इसको सुना तो आपको लगा ये क्या है, तो ये सिचुएशन आएगी इस चैप्टर में, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई देंगी इस चैप्टर में जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेनॉल्ड नंबर, तो अगर ये पता चल जाए कि फिजिक्स में रेनॉल्ड नंबर ये जो है वो किस फिजिकल फार्मूले में आता है, तो जब फार्मूला होगा तो हम उसको स्प्लिट भी कर पाएंगे। अगर मेरा कुछ लर्निंग कंसेप्ट वहाँ पे काम आ जाता है, जैसे यहाँ पर एनर्जी मुझे याद था, तो ठीक है कर लेंगे, क्लियर ये बात। ऐसे आपको चार्ट मिलता है डायमेंशंस में, जिनमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए नई होती हैं, तो बहुत सारी आपके लिए फैमिलियर होती है। जैसे देखो एक फैमिलियर फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये काम दिया गया कैपिटल G की डायमेंशन निकालो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, बता सकते हो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ फिजिक्स में पहली बार किस फार्मूले में आया था, कौन सा फार्मूला जिसमें ये आया था, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर।
मुझे जी का काम तमाम करना है डायमेंशंस को लेकर, ये लीजिए M1 M2। अब मुझे जी की डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसको पढ़ेंगे कैपिटल जी की डायमेंशंस। इधर आइए, फोर्स की डायमेंशन याद है, MLT -2। R माने दूरी, दूरी माने लेंथ, L स्क्वायर हो जाएगा। M1 माने मास, M2 मीन्स भी मास, तो मास में मास को कैंसिल कर दिया, क्या रह गया? M पर -1 पावर, L पर 3 पावर और T पर -2 पावर आ गया। ठीक, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब ये कहा गया डायमेंशंस निकालो तो हमने निकाल दिया। लेकिन अब आप सोचो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और ये ऑब्जेक्टिव है। ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। तुम आंसर के लिए ये पूरा प्रोसेसिंग करते हो, तब तुम आंसर पे टिक लगाते हो, और आपका जो कंपटीटर है वो इसको याद किए हुए है। बताओ समय कौन बचा पाएगा? जिसने याद कर रखा है। तो जो फैमिलियर लोग हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा सुनते चले आए हैं, जैसे गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, सुना है ना इसके बारे में? अरे गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, PV = RT, PV = RT, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इसको पहली बार सुन रहा है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। एक्चुअली PV = क्या होता है? nRT, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। खैर कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप जो है अपने आप को इस चैप्टर में डीपली लेते चले जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपके पास डायमेंशन का जो स्टोरेज है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, वो भी जो है 100% फेथफुल आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये होप की जाती है कि कैपिटल जी की डायमेंशंस भी आपको भी याद होनी चाहिए। शुरू का जब सिचुएशन है, बिगिनिंग है, स्टार्ट है, तब तो निकाल के देखा जाए, क्योंकि निकाल के देखा जाए वो तो आखिरी रास्ता है। लेकिन अगर मैं याद कर पाऊँ जो बेसिक्स है, जैसे गैस कांस्टेंट हो गया, आपका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, धीरे धीरे आपका जो है प्लांक कांस्टेंट हो गया, स्टीफन कांस्टेंट हो गया, सोलर कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे लोग जिनके नामों में कांस्टेंट आता है, तो एक स्टेप अगर आगे रहना है अपने आप को, तो इनकी डायमेंशंस जितनी पॉसिबल हो पाए उनको क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है? नहीं याद है तो निकालना तो आता ही। क्लियर है बात? तो डायमेंशन लिखते कैसे हैं, इसके लिए केवल थोड़ा सा हमारा नॉलेज हाई होना चाहिए, और फिर तो हम डायमेंशन लिख ही लेंगे। शॉर्टकट मेथड से भी पॉसिबल है और जो बेसिक फंडा है उससे भी पॉसिबल है। अब चलते हैं डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है डायमेंशन का, फार्मूला बनाना। फार्मूला फॉर्मेशन बाय डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से हम फार्मूला बना सकते हैं। तो कैसे इस काम को करते हैं जरा देखें। प्रॉब्लम में we have information that any physical quantity, any particular physical quantity depends upon other physical quantities। तो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जो
जो बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। जैसे एक साथ में आपके लिए न्यूमेरिकल भी सेट करते हैं इसका। क्वेश्चन है कि फोर्स कैपिटल F डिपेंड्स अपॉन मास स्मॉल m and acceleration small m. Find the formula by dimension method. डायमेंशन मेथड से फार्मूला बनाइए। लोगों आप सबको पता है कि फार्मूला जब बनेगा तो F बराबर क्या होता है ma, लेकिन ये सारा काम किससे करना है? डायमेंशन मेथड से। हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में we have information that any particular physical quantity depends upon the other physical quantities. अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये जज करो कौन सा पर्टिकुलर किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है कि पर्टिकुलर जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? बोलो, मास पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये देखेंगे कि प्रॉब्लम में हमको ये बता दिया जाएगा कि भाई ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इन पर डिपेंड करती है। पहचान लो उसको। तो प्रॉब्लम में वी हैव इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या करें? मेक proportionality relation by using some algebraical powers over physical quantities which are independent. जैसे यहां पर बेचारा डिपेंडेंट कौन है? F डिपेंड कर रहा है ना, तो F कौन है? डिपेंडेंट। और जिन पर डिपेंड कर रहा है वो लोग कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर मास और एक्सीलरेशन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। और सीधी सी बात है, अगर मैं लिखता हूँ y = x + 5 तो यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट। और x क्या है? इंडिपेंडेंट। तो क्या कहते हैं जरा देखिए स्टेटमेंट, मेक द प्रोपोर्शनल रिलेशन बाय यूजिंग सम अलजेब्रिकल पावर्स ओवर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। यानी जो इंडिपेंडेंट है उस पर कुछ पावर लगा दो। जैसे इंडिपेंडेंट यहाँ पर मास है तो मास की पावर x, और इंडिपेंडेंट यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की पावर y, और यहाँ पर F प्रोपोर्शनल। यार आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे इसको भी क्या पढ़ेंगे? इस रिजल्ट को, इस फार्मूले को क्या पढ़ेंगे? फोर्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मास की x पावर पर और एक्सेलरेशन की y पावर पर। ये सेंस हो गया। अब हमारा काम होगा कि वो जो x और y है उनको निकालें। हमारा काम होगा जो x और y है उनको हम क्या करें? निकालें। जरा इसको देखो फिर इसको देखो। मेक द प्रोपोर्शनल रिलेशन बाय यूजिंग सम अलजेब्रिकल पावर्स। कभी आप पावर x y z लगाओगे, जो भी अलजेब्रा में नंबर आप लेना चाहो, तो कह रहा है कि मेक द प्रोपोर्शनल रिलेशन बाय यूजिंग सम अलजेब्रिकल पावर्स ओवर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना ये बात? तो आप प्रोपोर्शनलिटी बन गई। और फिर आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो क्या जाता है? कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट हमने k ले लिया, m की पावर x और a की पावर y।
यहां तक आते हैं। मेक द प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बाय यूजिंग द सम अलजेब्रिकल पावर्स ओवर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। अब क्या करते हैं, राइट डायमेंशंस बोथ साइड, राइट डायमेंशंस बोथ साइड। अब दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखो, कंपेयर पावर, फाइंड वैल्यू ऑफ पावर, वैल्यू ऑफ पावर्स आफ्टर इट, और फिर उसके बाद कैरी ऑन। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। अब मुझे दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखनी है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2। कांस्टेंट की क्या कोई डायमेंशन होती है, कभी नहीं। न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे k बराबर हाफ mv स्क्वायर में हाफ क्या था, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसका तो कोई डायमेंशन था नहीं, ठीक है ना। फिजिकल कांस्टेंट अलग चीज होती है भाई, प्लैंक कांस्टेंट, ये फिजिकल, गैस कांस्टेंट फिजिकल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिजिकल। ये जो k है आपका एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है। तो m की जो डायमेंशन है उसको तो आप m फॉर मास है, मास की पावर x, और जो a फॉर एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो lt माइनस 2 है, y पावर लगेगी। इधर आ गया mlt माइनस 2, उधर हो गया mx ly, और t माइनस 2 है। बेस बराबर कर लेना, जैसे यहाँ देखो लेफ्ट और राइट में m है, l है, t है, वहां पर भी m है, l है, t है, बेस इक्वल चल रहा है। अब बेस बराबर तो पावर में क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखो m बेस पर कितनी पावर है, 1, और यहाँ पर m बेस पे कितनी पावर है, x, तो x बराबर क्या हो गया, 1। यहाँ पर l बेस पर कितनी पावर है, 1, l बेस पर कितनी पावर है, y, y बराबर भी 1। यहाँ पर आप देखो t बेस पे कितनी पावर है, -2, वहां पर t बेस पे कितनी पावर है, -2y, तो भी y बराबर क्या है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो वो लिखा हुआ राइट डायमेंशंस बोथ साइड, कंपेयर पावर, फाइंड वैल्यू ऑफ पावर्स आफ्टर इट कैरी ऑन। तो जैसे तुमने जो है x और y की वैल्यू निकाल ली, तो जो रिलेशन तुमने बनाया था उसको फिर से रिपीट करो अगेन। क्या रिलेशन बना था, f is equal to k, k is a proportionality constant and here m की पावर x और a की पावर y। तो अब हमने जब देखा तो x की पावर तो 1 आ चुकी है और y की पावर भी 1 आ चुकी है। तो हमारा फार्मूला क्या तैयार हो गया, f बराबर km। लेकिन हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, f बराबर ma पढ़ा है। तो जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमें मिला है, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, 1। यहां से m बराबर क्या आ गया, m। अगर तुम यहां पर भी छोड़ दो तो आंसर सही है, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे जाकर के ड्रॉबैक देखेंगे डायमेंशंस का, तो डायमेंशन का ये ड्रॉबैक भी है कि जब डायमेंशन मेथड से हम किसी फार्मूले का फॉर्मेशंस करते हैं तो उस फॉर्मेशन में हमें क्या मिलता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का हमारे पास कोई तरीका डायमेंशन में नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालते हैं अपने कॉमन सेंस से। अगर हमें याद है कि जो हमें मिला है वो f बराबर kma मिला है, लेकिन हमें याद क्या है, f बराबर ma, तो वहां से हमने अपना जो है कंपैरिजन किया और पता चल गया k बराबर क्या है, 1। अदरवाइज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का डायमेंशन के पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक रिजल्ट और इस पर करते हैं। क्वेश्चन है कि टेंशन कैपिटल T, बी अलर्ट अबाउट इट। यहाँ T का मतलब टेंशन, ठीक है, टेंशन कैपिटल T डिपेंड्स अपॉन, या इसको इस तरीके से करा जाए, वेव स्पीड v डिपेंड्स अपॉन टेंशन फोर्स
कैपिटल एफ। टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक है ना। वैसे तो फिजिक्स में उसको कैपिटल टी से लिखते हैं, लेकिन कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाओ तो हमने टेंशन फोर्स को किससे लिख दिया है, कैपिटल एफ से। वेव स्पीड v डिपेंड्स अपॉन टेंशन फोर्स कैपिटल एफ एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी यानी कि स्ट्रिंग स्मॉल है। फाइंड फार्मूला, फार्मूला चाहिए भैया, डायमेंशन मेथड से चाहिए। अब जरा देख करके इस क्वेश्चन को और मुझे ये बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, बताओ, जोर से बोलो। वेव स्पीड डिपेंड कर रही है किस पर, टेंशन फोर्स F पर डिपेंड कर रही है, और मास पर नहीं। M का नाम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। M का नाम क्या है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ। समझते हो कैसे निकाला गया? मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास में रस्सी है, ये रस्सी है, तो रस्सी का जो टोटल मास है, टोटल मास रस्सी का वो कैपिटल M है, और रस्सी की जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल L है। तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, M/L, यही तो होगा ना, बोलो। यूनिटरी मेथड में आप कैसे मूव करोगे, कैपिटल L लंबाई की जब रस्सी है तो टोटल मास कैपिटल M है, तो 1 लंबाई की रस्सी का क्या होगा, M/L। यहाँ पे जो छोटा m है वो मास नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, मास अपॉन लेंथ। एक्चुअली वो क्या है, मास अपॉन लेंथ, ये है, ठीक है। अब आपने तो ये जज कर लिया कि भाई जो स्पीड है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब आगे क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बनाते हैं, यानी v प्रोपोर्शनल f की पावर x और m की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, कांस्टेंट लें, f की पावर x m की पावर y। अब दो तरफ की डायमेंशन लिखें, तो स्पीड की डायमेंशन होती है lt-1, कांस्टेंट k की कोई डायमेंशन है नहीं, और फोर्स mlt-2 x पावर, और छोटा m क्या है, मास नहीं है, छोटे m का मतलब है मास अपॉन लेंथ। छोटे m की डायमेंशन क्या होगी, ml-1, ठीक है, ml-1, तो छोटे m की डायमेंशन होगी ml-1 y पावर। अब इसके आगे मूव करें, थोड़ा स्पेस हमें दे दो, ये नोट वाली बातें नोट कर लो, ये नोट, फिर स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, बाकी न्यूमेरिकल अभी रहने दीजिए। यहां पर आ गया v मींस स्पीड इज इक्वल टू k f की पावर x m की पावर y। नाउ पुट द डायमेंशन बोथ साइड, lt-1, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, पावर कितनी है x, स्मॉल है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन है ml-1, तो यहाँ पर ml-1, y पावर lt-1। देखो भाई, अब तो आप सब लोग बड़े बच्चे हो, यहाँ पर m की पावर x आएगी और यहाँ पर y आएगी, तो कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। सेम बेस पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और यहाँ पर l की पावर x आएगी, तो यहाँ माइनस y आएगी, l की पावर हो गई x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर t की पावर -2x हो जाएगा। बेस बराबर कर लो, जैसे राइट हैंड साइड में m है, l है, t है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या है,
एल और टी है, एम नहीं है, तो जो नहीं है उस पर 0 पावर लेके ले आओ, उसको इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो बेस बैलेंस कर लेना चाहिए। राइट हैंड साइड में बेस m था, l था, t था, जिसके ऊपर पावर लगती है उसको बेस कहते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में m बेस नहीं था, तो m बेस ले 0 पावर लगा के। अब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो यहाँ पर m बेस पर 0 पावर है, यहाँ पर x प्लस वाई, x बराबर माइनस वाई हो गया। यहाँ पर l बेस पर 1 पावर है, वहाँ पर x माइनस वाई है, और यहाँ पर t बेस पर -1 पावर है, वहाँ पे -2x है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। ठीक, अब चाहे तो आप x की वैल्यू यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, हम यहाँ रख देंगे। तो x की वैल्यू हाफ है, माइनस का y, y की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। पावर्स निकल गई, फार्मूला हो चुका है। क्या फार्मूला था अपना, v = k f की पावर x m की पावर y, v = k x की पावर हाफ, और x का मतलब हाफ, m का मतलब माइनस हाफ। तो यहाँ से आ गया v = k f की पावर हाफ और m की पावर हाफ, लिख सकते हैं ऐसे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √f/, ये फार्मूला। ठीक, अभी जो k फॉर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो यही तो ड्रॉबैक है, डायमेंशन फार्मूला तो दे देता है लेकिन वैल्यू नहीं दे पाता। अब जब आप ट्यून्ड हो जाओगे फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स में, तब जब तुमको ये फार्मूला मिलेगा तो मिलता क्या है, ये फार्मूला मिलता है v √f/m, ये फार्मूला ऐसा मिलता है। तो उस बेस पर, उस नॉलेज पर हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जब तक आपको नहीं पता तब तक आप अपने आंसर किसका रखिए, k में रखिए। ठीक, क्लियर है ना ये बात। ये 2 एग्जाम्पल जो है वो आपने बोर्ड पर किए हैं। अब एक क्वेश्चन आप करके लिखो। पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U डिपेंड अपॉन मास स्मॉल m, मास स्मॉल m, हाइट स्मॉल h, हाइट स्मॉल h एंड ग्रेविटी स्मॉल g। रिपीट करता हूं क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U डिपेंड अपॉन मास स्मॉल m, हाइट स्मॉल h, ग्रेविटी स्मॉल g। फाइंड द फार्मूला। फाइंड फार्मूला, डायमेंशनली आपको ये काम करना है। डायमेंशन मेथड से आप फार्मूला बनाइए, क्योंकि ये रिजल्ट जाना पहचाना है। तो अगर आप सही कर रहे होंगे तो U बराबर क्या आएगा, mgh, और अगर आप इसमें मूव करेंगे तो आएगा U बराबर kmgh। बनाइए रिलेशन। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद ना हो तो आप हमसे पूछ लेना। कर लिया ना रिजल्ट, आपने कैसे किया होगा, आपने किया होगा U = k m की पावर x g की पावर y h की पावर z, ऐसे कुछ किया होगा। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद फिर एनर्जी की डायमेंशन है ml² t-2, कांस्टेंट k की कोई डायमेंशन है नहीं, m फॉर मास, g is acceleration due to gravity means acceleration, lt-2, h is a type of a length, z हो गया, और यहाँ पर है तो आ गया m1 l2 t-2, यहाँ पर आया mx, l देखे क्या हो जाएगा y + z, t हो जाएगा -2।
नाउ द बेसेस आर इक्वल्स, राइट हैंड साइड में MLT है, लेफ्ट हैंड में भी MLT है, ओके। नाउ कंपेयर द पावर्स, यहाँ पर 1 पावर है, उधर x पावर है, x बराबर 1 हो गया। यहाँ पे 2 पावर है, वहाँ पे y प्लस जेड है। यहाँ -2 पावर है, वहाँ पे -2y है। y बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 यहाँ लिख लीजिए, z बराबर 1 हो गया। u इज इक्वल टू हो गया k m की पावर 1 g की पावर 1 h की पावर 1, यानी u इज इक्वल टू k mgh। Now we have a information कि u is equal to mgh होता तो k की वैल्यू क्या होगी 1। अगर आपको पता है k के बारे में इस तरीके से तो ठीक है, अदरवाइज अपना आंसर किसमें रखिए k, ठीक है। ये है आपका डायमेंशन का एप्लीकेशन, जिसमें हमें फार्मूला बनाने के लिए कहा जाता है। और फार्मूला बनाने के लिए हमें केवल क्वेश्चंस को समझना है कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो लोगों पर डिपेंड कर रही है। जिन लोगों पर डिपेंड कर रही है वो इंडिपेंडेंट है, उनमें अपनी तरफ से अपनी मर्जी से पावर लगा करके रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद डायमेंशन लिख करके पावर निकालते हैं और लास्ट का रिजल्ट फार्मूले की फॉर्म में हमारे सामने आता है। जैसे डायमेंशन हमें लेनी है 2 डिफरेंट रीजन में। सपोज कर लीजिए कि फोर्स की डायमेंशन हम भी लेंगे और आप भी लेंगे, लेकिन जब हम डायमेंशन लेंगे तो मेरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अलग होगा और जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अलग होगा। सपोज कर लो कि हम SI को फॉलो कर रहे हैं फोर्स में और आप इसको फॉलो कर रहे हैं CGS को, तो SI में फॉलो कर रहे हैं फोर्स को तो क्या होगा न्यूटन, और CGS में जा रहे तो क्या होगा डाइन। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कैसी है फोर्स, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर डायमेंशन लिखना है तो कैसे डील करेंगे। फोर्स का एक्चुअल डायमेंशन तो होता है MLT-2, ये होता है। तो चलिए मेरे सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन लिखा गया M1 L1 T1 -2, और मैंने कहा कि मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट SI वाला है, तो मेरे सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है SI, तो M1 का मतलब क्या होगा किलोग्राम, SI मतलब क्या है किलोग्राम। भाई M1 का मतलब क्या है मास, और SI में मास किस में जाएगा किलोग्राम। L1 का मतलब यहाँ पर क्या है लेंथ, लेकिन SI में क्या है मीटर, और T1 का मतलब क्या है टाइम, SI में क्या मतलब है सेकंड। लेकिन जो लोग CGS में जा रहे थे तो फोर्स की डायमेंशन तो बदलने जाएगी, वो लोग कैसे लिखेंगे M2 L2 T2 -2, ये CGS वाले लोग। तो CGS वाले लोगों ने भी डायमेंशन फोर्स के लिखी, बेसिक फंडा तो वही रहेगा लेकिन सेंस बदलेगा। M2 का क्या मतलब होगा ग्राम CGS में, L2 का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर, और T2 का मतलब क्या होगा सेकंड। जो लोग FPS में जाएंगे उन्होंने भी डायमेंशन लिखा फोर्स का M3 L3 T3 -2, ये FPS वाले लोग हैं। तो FPS वाले में M3 का मतलब क्या होगा मास, मास किस में चलता है पाउंड में, और लेंथ किस में चलेगी फुट में, और टाइम किस में चलेगा सेकंड में। तो जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन लिखा जाए तो बेसिक फार्मूला नहीं बदलता। भाई डायमेंशन फार्मूला फोर्स का क्या होता है MLT-2, वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप जो है कुछ प्रीफिक्स लगा करके कुछ नोटेशंस लगा करके अपनी बात को सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई अगर किसी का मन होता है कि ऐसे करता कि SI में MLT-2 है और CGS में M डैश L डैश और T डैश -2 है, और FPS में M3 डबल डैश L3 डबल डैश और T3 डबल डैश -2 है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, ठीक है। इसलिए अगर आपको एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में लेनी है तो बेसिक फंडा नहीं बदलेंगे, बस नोटेशंस बदल देंगे जिनका मीनिंग बदल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं स्पीड की डायमेंशन। तो स्पीड की डायमेंशन L1 T1 -1, किसी ने लिखा L2 T2 -1, किसी ने लिखा L3 T3 -1,
किसी ने लिखा L4 T4 -1, नाउ चेक द फीलिंग्स। स्पीड की डायमेंशन 4 लोगों ने लिखी है, तो मैंने देखा कि बेसिक फार्मूला तो LT-1 ही है, लेकिन जिसने ऐसे लिखा उसका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग रहा होगा, जिसने ऐसे लिखा उसका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग रहा होगा, जिसने ऐसे लिखा उसका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग रहा होगा, जिसने ऐसे लिखा उसका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग रहा होगा। अच्छा, अगर मुझे सिस्टम ऑफ यूनिट भी बता दो तो मैं पक्का कर दूंगा कि L1 का क्या मतलब है। अगर ये CGS है तो L1 का मतलब क्या है सेंटीमीटर, T1 का मतलब क्या है सेकंड। अगर ये FPS है तो L2 का मतलब क्या है फुट, और T2 का मतलब क्या है सेकंड। अगर ये आपका SI है या MPS है तो L3 मतलब मीटर, T3 मतलब सेकंड। ये किसी ने कहा ये हमने बनाया है। फिजिक्स में तो 3 ही सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, SI, CGS और FPS। SI में MPS कवर हो जाता है। तो ये जो है ये हमने बनाया है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बनाया है उसमें L4 का मतलब क्या है, तो मैंने कहा मेरे हैंड स्टेप्स, यानी लेंथ को किसमें मेजर करता है, अपने हैंड स्टेप्स में। तो L4 का मतलब है कि मेरा हैंड स्टेप, और T4 का मतलब है चलो सेकंड। तो आप अपना भी सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हो, नहीं बना सकते, बना सकते, ठीक है ना। जैसे एक बाल्टी पानी से भरी हुई है और तुमने कहा कि सर इसमें कितना पानी है, तो जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो कहते हैं 20 लीटर। तो हमने कहा कि भाई इस बाल्टी में पानी 20 लीटर नहीं है, इस बाल्टी में पानी ये जो है 20 मग के बराबर है। मेरे पास एक मग है और उस मग के करस्पॉन्डिंग हमने देखा तो 20 मग के बराबर है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, बट उनका जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अलग है 20 लीटर, और मेरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कैसा है, अलग है 20 मग। समझ पा रहे ना बात। आपने हमसे पूछा कि बोर्ड की लेंथ कितनी है, एक्सपर्ट्स आता है कहता है कि बोर्ड की लेंथ 3 मीटर है। मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारे हैंड के स्टेप्स में देखो तो 500 स्टेप्स है। दोनों लोग बात क्या कर रहे हैं कि, लेकिन उनका सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा है, अलग है। यानी इस बोर्ड की लेंथ मेरे अकॉर्डिंग 500 स्टेप्स ऑफ माई हैंड है, मेरे हैंड के 500 स्टेप्स के बराबर है, लेकिन मीटर स्केल पे इसके इक्वल है 303 मीटर के बराबर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आप अपने मन से भी फ्रेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल जो है जो आपने पढ़ रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट केवल उसी में जानना। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, डायमेंशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है। एक तो डायमेंशन का जो पहला एप्लीकेशन है वो फार्मूला बनाना हो गया, दूसरा एप्लीकेशन जरा उसको देखो, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट into other unit किसी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन करेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और ये सारे का सारा काम करेंगे डायमेंशन से। तो फॉर गिवन कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है, और जो चीज मेजरेबल होती है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके पास यूनिट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में यूनिट भी होता है, यानी कि N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और U फॉर यूनिट। अब अगर किसी अदर सिस्टम में आप, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि मेरे पास में मास है 6 किलोग्राम, ये मेरा M है और ये मेरा U है। तो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में मास है 6000 ग्राम, अदर वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में ये M है और ये क्या, ये U है। तो मेरा वाला MU और इनका वाला M डैश U डैश है बराबर कि नहीं, बराबर है ना। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हो, देखो मैं किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ था, मास के साथ था। जब मैं SI में था तो मैं उसको लिख रहा था 6 किलोग्राम,
जब मैं सीरियस में लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ 6000 ग्राम, लेकिन मतलब तो वही है ना। यानी क्या निकल के आ रहा है, NU बराबर है N डैश U डैश, यही तो है ना। NU बराबर क्या है, N डैश U डैश फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर, पक्का ना? आप और देखो, हमने अपने बोर्ड की लेंथ निकाली, बोर्ड लेंथ, बोर्ड की लेंथ है 3 मीटर, ये मेरा N है और ये मेरा U है। किसी ने बोर्ड की लेंथ निकाली तो लिखा 300 सेंटीमीटर, ये उनका N है और ये उनका U है। मैंने अपने बोर्ड की लेंथ निकाली अपने हैंड स्टेप्स में, तो मेरे पास है 500 हैंड स्टेप्स मेरे वाले, तो ये मेरा N है और मेरा U। देखो बात तो सब एक ही है ना, यानी कि उनका 3 मीटर और इसका 300 सेंटीमीटर और मेरा 500 हैंड स्टेप, सब एक ही चीज तो है। बोलो बराबर ही तो है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि NU बराबर है N डैश U डैश बराबर है N डबल डैश U डबल डैश, यही तो आ रहा है ना। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ करके अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में जाया जाए तो NU हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। भाई जैसे PV बराबर कांस्टेंट, एक आदत तुम्हारी है कि PV बराबर कांस्टेंट, तो क्या मतलब होता है P1 V1 बराबर P2 V2, है हैबिट कि नहीं है? तो इसी तरीके से NU बराबर कांस्टेंट, तो क्या मतलब है N1 U1 बराबर N2 U2। 3 के लिए जा रहे हो तो N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3। 4 के लिए जा रहे हो तो N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3 बराबर N4 U4। बात समझ पा रहे मेरी? तो क्या सीखने की कोशिश की जा रही है, क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, उसके पास यूनिट भी होगी, यानी कि उसका फीचर्स कैसा होगा, NU वाला होगा। तो अगर हम ऐसे लिखें NU बराबर कांस्टेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ करके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं तो NU की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे अभी हमने देखा कि 6 किलोग्राम और 6000 ग्राम का मतलब क्या है, एक ही तो है। और यहां से फार्मूला डेवलप हो गया N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, क्लियर है भाई? इस फार्मूले में N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या है, यूनिट डायमेंशनली। किसमें, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको तुमने 1 नाम दिया, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या है, यूनिट। ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूं डायमेंशनली, अभी आपको इसका मतलब बताता हूं। डायमेंशनली ये क्या है, इन 2 सिस्टम ऑफ यूनिट। 2 सिस्टम ऑफ यूनिट होंगे आपके पास, उसमें से आप किसी एक को 1 बोलोगे, किसी दूसरे को 2 बोलोगे। ये जो लिखा है U1 यूनिट डायमेंशनली, उसका मतलब समझो। जैसे एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं, 6 किलोग्राम, तो यहाँ पे 6 क्या है, N1, और किलोग्राम क्या है, U1। लेकिन इस U1 को डायमेंशन से देखना है, यानी किलोग्राम का मतलब क्या होता है, मास। U1 का मतलब हो गया M1। जहां पर कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M1, तो M1 मींस किलोग्राम। ठीक है ना, यूनिट को तुमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डायमेंशन से। अब जैसे 6000 ग्राम,
ये क्या हो गया M2, ये क्या हो गया U2। तो U2 का मतलब क्या है ग्राम, ग्राम गोज फॉर द मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है M, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे M2। तो M2 का मतलब क्या है यहाँ पर ग्राम, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के जो U1 है वो डायमेंशन स्टाइल में लिखा जाएगा, U1 लिखा जाएगा डायमेंशन स्टाइल में, U1 डायमेंशन स्टाइल में लिखना है, और वो बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का नाम तो ओपन ही होगा ना, डायमेंशन स्टाइल में आ जाएगा। और U2 भी डायमेंशन स्टाइल में, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे कार स्पीड जो है, कार स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन से ये सारा काम करना है क्योंकि हम चैप्टर किसका पढ़ना है डायमेंशंस का, स्पेशली हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे, डायमेंशन सारा काम करना है। तो आपने कहा कि भाई कार की जो स्पीड है तो किस फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ के चला जा रहा है स्पीड, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इस स्पीड का हालचाल है 72 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो फंडा क्या हमारे पास N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। N1 का मतलब 72, U1 का मतलब स्पीड की डायमेंशन, U1 का मतलब क्या है यूनिट, और यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर्स। तो किलोमीटर किसको इंडिकेट करता है लेंथ को, और आवर्स किसको इंडिकेट करता है टाइम को, और लेंथ के लिए किसको लेते हो L को, और टाइम के लिए किसको लेते हो T को। तो यहाँ पर लिख दिया तुमने स्पीड की डायमेंशन, लिख दो सीधे L1 T1 -1। जब कोई हमको नॉक करेगा कि L1 का क्या मतलब है तो हम क्या बताएंगे किलोमीटर, और T1 का मतलब क्या है आवर्स। इधर आ गया N2, और U2 क्या हो जाएगा L2 T2 -2, T2 -1 सॉरी। तो देखो ना जिसमें तुम्हें जानना है वो मीटर पर सेकंड है, यानी L2 का मतलब क्या मीटर, और T2 का मतलब क्या सेकंड। आप जरा देखो ना U1 लिखना है किस स्टाइल में डायमेंशन स्टाइल में, और U2 भी किस में लिखा हुआ डायमेंशन स्टाइल में। और इसको लिखने के लिए पेन मत लें, फिजिकल क्वांटिटी का नाम देखें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है स्पीड, डायमेंशन क्या होती है Nt -1। तो एक सिस्टम में L1 T1 -1, दूसरे में L2 T2 -1, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए N2 बराबर 72, L1 T1 -1, और नीचे क्या है L2 T2 -1, N2 बराबर 72, L1 के साथ L2 और T1 के साथ T2, ठीक। अब इनका मतलब ओपन कर दीजिए कि L1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है। L1 का मतलब क्या है किलोमीटर, L2 का मतलब क्या है मीटर, T1 का मतलब क्या है आवर्स, और T2 का मतलब क्या है सेकंड। एक जैसे बना लीजिए, किलोमीटर बड़ा है मीटर से तो इसको बदल दो 1000 मीटर, आर सेकंड से बड़ा है तो कितना हो जाएगा 36, ये आ गया 72 इंटू 1000, और 36 पर कितनी पावर -1। पूरा सॉल्व कर लो क्या निकल के आएगा 20 आ जाएगा, करके दिखाएं, सॉल्व कर लेंगे ना 20 आ जाएगा। अब गलती मत करना, N2 माने न्यूमेरिकल वैल्यू, तो केवल क्या आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो ये जो तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली किसमें निकाली है मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज व्हाई फाइनल आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी अलर्ट अबाउट इट कि U1 का मतलब यूनिट तो है लेकिन किस अंदाज में लिखना है डायमेंशंस के अंदाज में, और वो फिजिकल क्वांटिटी की पहचान कर लीजिए, सीधे सीधे उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये देखिए हमको 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, काम दिया गया है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस।
तो हमने क्या लिखा, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 माने N1 1 हो गया, U1 माने न्यूटन, न्यूटन किससे कनेक्टेड है, फोर्स से, तो MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, यहाँ पे 1 1 1 लगा दिया। N2 U2 क्या हो गया, M2 L2 T2 माइनस 2। बट अब आप जानते हैं कि ये जो यूनिट है वो किससे कनेक्टेड है, न्यूटन से, और जो ये वाला यूनिट है वो किससे कनेक्टेड है, CGS से। ठीक, यहां से आया N2, ये आया 1, M1 का साथी M2 होगा, L1 का साथी L2 होगा, और T1 का साथी T2 होगा। 1 M1 का साथी M2 है, L1 का साथी L2 है, और T1 का साथी T2 है। अब ये जो M1 है वो किससे कनेक्टेड है, न्यूटन। न्यूटन किसको सपोर्ट करता है, SI को, यानी M1 का मतलब क्या है, किलोग्राम, और M2 तो CGS से जा रहा है यानी ग्राम। L1 का मतलब मीटर और L2 का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। T1 माने सेकेंड, T2 माने सेकेंड। कन्वर्ट कर दीजिए, किलोग्राम के ग्राम कितने हैं, 1000। मीटर से जाइए, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। कितना आ गया, 10 की पावर 5। N2 बराबर आ गया 10 की पावर 5। तो अब आप आंसर क्या करेंगे, 1 न्यूटन इन CGS इज 10 की पावर 5। फिर जब आपको फर्दर ये पता चल जाएगा कि CGS में न्यूटन का अल्टरनेट होता है डाइन, तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 5 डाइन। या अभी क्या लिखोगे, अभी तो ये लिखोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 CGS। जब आपको कोई बता देगा या आपको पहले से पता होगा न्यूटन का CGS क्या होता है, डाइन, तो तुरंत क्या लिखोगे, डाइन। समझ पा रहे ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फार्मूला तो है ही, वो तो याद ही रहेगा, क्योंकि पता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाओगे तो मतलब तो बदल नहीं जाएगा। बट U1 शुड बी इन डायमेंशन स्टाइल एंड U2 शुड बी इन डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, नोट कर लीजिए, बेसिक नोट कर लीजिए, ना कि अगल बगल के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप चाहो तो एक नोट कर लीजिए, अदरवाइज कई सारे एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी बुक में।